नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, समय बहुत कम है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते रहिए। आज हम लोग सोशल साइंस के PYQ को सॉल्व करेंगे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था 2021 में। चलिए उसी को हम लोग सेट पर बनाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग PYQ सॉल्व करिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय कम है और ज़्यादा सेट बनाने हैं। अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही थी। उन्होंने छात्रों को दो समय बिंदुओं के बीच में एक विशेष क्षेत्र में जन्म, मृत्यु, आप्रवास एवं उत्प्रवास प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा। तो निम्नलिखित में से वे कौन सी संकल्पना पर कार्य दे रही है? जनसंख्या की सघनता, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या की प्रवास दर। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में अगर जन्म, मृत्यु, आप्रवास, उत्प्रवास जैसी चीज़ों को गणना करने की अगर बात बोलता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के बारे में बोल रहा होता है। ये जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को बोला जाता है। और जन्म दर क्या होता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। और मृत्यु दर क्या होता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या। तो ठीक है, इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कृषि से संबंधित है। यहाँ पे दिया हुआ ABCD पर गहन कृषि के संदर्भ में विचार कर और सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पे गहन कृषि के बारे में बोला जा रहा है कि गहन कृषि के बारे में कौन सा चीज़ सही है, इसमें बताना है। तो यह दिया हुआ यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होता है। यह बात बिल्कुल सही है, यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही इसको किया जाता है। अगला है बी ऑप्शन, इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत हुआ। इसमें कम कृषि क्षेत्र और बहुत कम लागत से इसमें कृषि किया जाता है। इसमें सामान्य औजारों से खेती को किया जाता है। वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती है। ये हमारा लाइन सही है। इसमें वर्ष में कई फसलें उगाई जाती हैं और यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है। भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित नहीं होकर यह मानसून वर्षा क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे मानसून होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? सेंट थॉमस, सेंट पीटर, सेंट पॉल और सेंट फ्रांसिस। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा सेंट थॉमस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वक्तव्य ए और बी के आधार पर सही चुनाव करें। पहला ऑप्शन है, केरल के लोग अलग अलग धर्मों का पालन करने वाले होते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी दिया हुआ है, सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा है। देखिए, ये दो लाइन जो दोनों दिया हुआ है ये दोनों बिल्कुल सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सत्य है और बी ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि केरल में बहुत सारे धर्मों को लोग मानने वाले होते हैं और वहाँ पे प्रारंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का आगमन का केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दादन व्यवस्था से संबंधित है। दादन व्यवस्था क्या होता है? इसमें व्यापारी जो होता है कारीगरों और बुनकरों को कच्चा माल की आपूर्ति करता है, यानी उनको कच्चा माल देता है और बदले में उनसे तैयार माल को प्राप्त करता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो दादन व्यवस्था कहलाती है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए कहते हैं, तो इनमें कौन सी व्याख्या सही होगी? पहला है, रोशन नगद भुगतान पर कोको कोला फैक्ट्री को पानी सप्लाई करता है। ये तो नहीं होगा। सुजाता कच्चे आम खरीद कर अचार बनाकर ऑनलाइन बेच, कच्चा आम खरीद कर अचार बना रहे, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, रेजा ग्रामीणों को तेंदू के पत्ते सप्लाई कर रही है, ठीक है, और उनसे बीड़ी उत्पाद प्राप्त कर रही है। तो ये लाइन देखिए, यहाँ पे कच्चा माल सप्लाई किया जा रहा है और उनसे बीड़ी उत्पाद जो है उनसे वापस लिया जा रहा है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है वही दादन व्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? एकतंत्रीय, राजतंत्रीय, लोकतंत्रीय, लेसेस-फेयर। देखिए, प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे हैं तो इस प्रश्न का सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनने के लिए भेजती है। एक तंत्र में क्या होता है? जहाँ किसी एक व्यक्ति का शासन हो। राजतंत्र में जहाँ राजा का शासन हो। लेसेस-फेयर में व्यापारी जो थे वो सरकारी हस्तक्षेप का वहाँ पे विरोध करते थे। इस तरह का इसमें कानून व्यवस्था था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है। और कथन भी दिया हुआ है, भारत में प्रत्येक 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार जो होते हैं खेतिहर मजदूर होते हैं, वे अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर होते हैं। उनमें से कई भूमिहीन हैं और उनके पास बहुत छोटे भूखंड होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा जो दिया हुआ है दोनों सही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है और बी एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीद कर लाता है और उसके बाद वो उन सब्जियों को आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। तो वो किस प्रकार का व्यापारी है? वह सुबह में नीलामी पे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियों को खरीद कर लाता है। तो इस तरह के जो व्यापारी होते हैं वो थोक व्यापारी में आते हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? संसदीय, संघीय, अध्यक्षीय और लोकतांत्रिक। देखिए, भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघीय शासन प्रणाली में ही केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? ऑप्शन है, उनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी, ये तो नहीं होगा। उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की थी, ये भी बात गलत है। वह एक ऐसी महिला शिक्षाविद थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी, ये भी नहीं होगा। वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। यह उस समय संस्कृत पढ़ना और लिखना सीखी जिस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। वो अपने माता और पिता के सहयोग से वो संस्कृत को पढ़ और लिख सकती थी, इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकारता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए कौन सा उदाहरण बेस्ट होगा? पहला ऑप्शन दिया है, विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़ा होना, खचाखच भरे हुए स्टेडियम में लोगों का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाना, सरकारी अस्पताल के सामने लोगों का पंक्तिबद्ध खड़े होना और लोगों का सिनेमा टिकट खरीदने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े होना। देखिए, यहाँ पे सिनेमा की टिकट खरीदना ये गलत हो जाएगा और स्टेडियम में लोगों का मनोबल बढ़ाना ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बच गया 2 ऑप्शन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सरकारी अस्पताल के सामने लोगों का पंक्तिबद्ध खड़े होना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी गरीब लोग आते हैं और जो धनी लोग होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, तो ये उदाहरण इसका नहीं होगा। लेकिन विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो धनी होते हैं और जो गरीब होते हैं दोनों यहाँ पर पंक्तियों में खड़े होते हैं। गरीब धनी ऊंच नीच यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता है और सब कोई समान रूप से वहाँ पे खड़े होते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व और प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 23। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, क्योंकि अनुच्छेद 15 में ही ये सभी कथन कहे गए हैं। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कब से कब तक? 6 से 14 वर्ष तक। और अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की अपनी आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है, और अनुच्छेद 23 जो है मानव के अवैध व्यापार और बाल श्रम के प्रतिषेध से यह संबंधित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? देखिए, कानून यहाँ पे 2 प्रकार के हो गए, एक फौजदारी और एक दीवानी। एक दीवानी हो गया, एक फौजदारी हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? क्योंकि प्रश्न जो है किसी से भी पूछा जा सकता है।
तो दीवानी जो होता है, यहाँ पे दोनों में अंतर सुनते चलिए। दीवानी जो होता है, दीवानी कानून यह व्यक्तियों के निजी अधिकारों से जुड़ा हुआ होता है, और फौजदारी कानून जो होता है यह सरकारी कार्यवाही से जुड़ा हुआ होता है। अभी समझ में आ जाएगा। दीवानी मामलों में क्या होता है, निजी गलतियों से जुड़े हुए मामले होते हैं, और फौजदारी में सार्वजनिक गलतियों से जुड़े हुए मामले होते हैं। दीवानी मामलों में प्रभावित पक्ष की ओर से अदालत में डायरेक्ट याचिका दायर की जाती है, लेकिन फौजदारी कानून में ऐसा नहीं होता है। फौजदारी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, FIR करते हैं, उसके बाद पुलिस जांच करती है, तब अदालत में वो मामला जाता है। दीवानी मामलों में क्या होता है, अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद में फैसला देती है। वहीं अगर फौजदारी मामलों में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को जेल होती है या जुर्माना लगाया जाता है। देखिए, दीवानी जो होते हैं, यहाँ पे मैंने बोला हुआ था निजी, तो निजी का मतलब क्या होता है, निजी अधिकार का मतलब क्या होता है, जैसे पारिवारिक कानून हो गया, जैसे वसीयत या ट्रस्ट से संबंधित हो गया, या भूमि का कोई अगर झगड़ा है, इस तरह की कोई समस्या होती है, वो दीवानी मामले में आएगी। तो आइए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पति पत्नी सहमति से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं। फौजदारी की बात बोल रहा है, फौजदारी मतलब जो सरकारी कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। तो पति पत्नी के संबंध जो है, यहाँ पे संबंध विच्छेद की बात बोल रहा है, तो यह फौजदारी से नहीं होगा, क्या होगा, उन लोगों का निजी मामला है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। माता पिता की संपत्ति में से अपना हक मांगती है, ये भी क्या हो जाएगा, दीवानी से हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम फौजदारी चेक करना है कि फौजदारी कौन सा सही होगा। अगला है, फागुन के भाई ने उसका पैतृक मकान बिना उसकी अनुमति से बेच दिया। मकान बेचना, जमीन बिक्री, ये सभी किस में आता है, दीवानी में आता है। एक लड़की को घर से बस स्टॉप जाते वक्त लड़कों का एक समूह तंग करता है। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, क्योंकि यह फौजदारी मामलों में आता है, यह अपराध से जुड़ा हुआ होता है और सरकारी कार्रवाई से यह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक लड़की को घर से बस स्टॉप जाते हुए लड़कों का एक समूह उसे तंग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा R सच्चर यानी राजेंद्र सच्चर हो जाएगा, क्योंकि इनके अध्यक्षता में ही 2005 में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए इन्होंने अध्यक्षता की थी, और इस समय प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, और इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको आंसर याद कर लेना है, उसी को जाकर आप लोग टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू की गई थी। अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, ये नहीं होगा। विशेष क्षमता वाले अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों को मताधिकार के लिए, ये भी नहीं होगा। अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार के लिए, ये भी नहीं होगा। अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों, और यहाँ पे देखिए समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित है। भूगोल के कार्य क्षेत्र में कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं, राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती है कि अर्थव्यवस्था शामिल होती है, ये दोनों नहीं होंगे, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, मानचित्रों एवं चार्टों के चित्रांकन की कला, ये हमारा सही है, क्योंकि भूगोल में ही मानचित्र और चार्ट संबंधी चीज़ें आती हैं। मनुष्य और भौतिक वातावरण, ये भी भूगोल में आते हैं। मानव जाति और उनकी विभिन्न नस्लों का विकास क्रम, ये भी भूगोल में आता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी, सी, डी हमारा सही हो जाएगा। बी, सी और डी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा है अंतर विषयक उपागम को प्रयोग करने की, तीसरा है छात्रों को उनके गृह कार्य में सहयोग करने की, और चौथा है छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करने की। देखिए, गृह कार्य, परीक्षाओं के लिए तैयार करना और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये शिक्षक के लिए कोई चुनौती नहीं है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर विषयक उपागम को प्रयोग करने की। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव से संबंधित अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों और उसके आसपास के भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ उसका संबंध शामिल होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जैसे विभिन्न विषय होते हैं, और उन सब में अंतर संबंध को स्थापित कर पाना यही शिक्षकों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में
सीखने का अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं कैसे? पहला है सारे विषयों की विस्तृत व्याख्या करके, तो ये हमारा विस्तृत व्याख्या करके नहीं हो सकती है, गलत है ये। ज़्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग करके, ये भी नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। आवधिक परीक्षा के आयोजन द्वारा, ये भी नहीं होगा। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा, ये हमारा ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसके द्वारा ही सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण कार्य होता है उसको हम अधिक प्रभावी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 74 नंबर। एक अध्यापक जो है अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है जहां सभी लोग गांव की मुखिया का चुनाव करने के लिए एकत्रित हुए रहते हैं। तो यह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त रहेगी? ग्राम सभा, ग्राम जीविका, ग्रामीण प्रशासन और गांधी स्वराज। देखिए ये गांधी स्वराज नहीं होगा, ग्रामीण प्रशासन की भी बात नहीं कर रहा है या गांव में जीविका की भी बात नहीं कर रहा है, या किसकी बात कर रहा है? तो ग्राम सभा की बात बोल रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, क्योंकि मुखिया के चुनाव की बात कर रहा है तो यह किससे रिलेटेड होगा? ग्राम सभा से रिलेटेड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लिया अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित व्याख्यान के चरण है कि लोग वंशागत और वातावरण की उपज है। ये व्याख्यान के चरण है, इस चर्चा को सही क्रम में लगाना है, इसको व्यवस्थित तरीके से लगाना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो आइए देखते हैं। पहला दुआ, समूह के सदस्य एक दूसरे से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। ऑप्शन बी है, अलग अलग वातावरण में लोगों के अक्सर व्यवहार के प्रतिमान समान होते हैं। सामुदायिक विशिष्टताएं एक वातावरण में लोगों और समूह के बीच बातचीत अंतरक्रिया का परिणाम है। और डी है, सामाजिक व्यवस्थाएं समूह के पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के मूल्यों से प्रभावित होती हैं। तो इसको हम लोग सही क्रम से लगाएं तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा ए। तो ए किस में है? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसके बाद में होगा अलग अलग वातावरण में लोगों के अक्सर व्यवहार के प्रतिमान समान होते हैं, ये नहीं होगा। सामुदायिक विशिष्टताएं एक वातावरण में लोगों के समूह और बीच, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी किस में आ जाएगा? ऑप्शन 2 में, ए सी। ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं और मुद्दों से सामना करना पड़ता है जिनसे कुछ असुविधा हो सकती है। तो इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी? ऑप्शन 1, शिक्षक को कक्षा में ऐसी परिभाषाओं और मुद्दों को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 दिया हुआ है, शिक्षक को ऐसे विषय को पढ़ाने की अवहेलना करनी चाहिए। ये भी बात बिल्कुल गलत है जिसमें धर्म विशेष का नाम दिया हो। हमें पढ़ानी है लेकिन सावधानी पूर्वक, उसी चीज़ को यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा बेस्ट तरीका होगा। शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना चाहिए। ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हुआ। चलिए अगला भी देख लेते हैं। शिक्षक को ऐसी परिभाषाओं, मुद्दों की सटीक परिभाषाओं को देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आगे बढ़ने जाना चाहिए। ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। इस तरह से ऑप्शन 3 हमारा बेस्ट हो जाएगा कि शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशील तरीके से आदान प्रदान करनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 हमारा बेस्ट ऑप्शन है। तो आज हम लोग इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। और इसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट टैग वर्ड का कुछ क्लास कराया हुआ था 2 पार्ट में, उसका लिंक मैं यहीं पे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि टैग वर्ड से बहुत सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं, CDP और उसके साथ में जो अन्य सब्जेक्ट के पेडागोजी है उसका भी।